मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की शास्त्रार्थ परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वर्तमान में संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषय पर वरिष्ठतम विद्वानों में अत्यंत प्रतिष्ठितम आचार्य प्रोफेसर राधा बल्लभ त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव मैं आपके लिए 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा जो कि आपकी ही कलम से लिखी गई है। आकाश ढूंढता फिरता है अपना खुद का आकाश, आकाश ढूंढता फिरता है अपना खुद का आकाश, आकाश के लिए कहीं नहीं है अवकाश, क्या करे बेचारा आकाश। अच्छा गुरुदेव जैसा कि 15 फरवरी आने वाली है, तो 15 फरवरी को आपका अवतरण दिवस है, तो जिसके लिए मेरे तरफ से अग्रिम रूप से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी शुभाशीष। गुरुदेव आपकी अनेक पुस्तकों में एक पुस्तक वाद परंपरा भी है। वाद परंपरा को शास्त्रार्थ परंपरा से जोड़ते हुए हम जानना चाहेंगे कि काशी में शास्त्रार्थ परंपरा कब, क्यों, कहां, किस लिए शुरू हुई और आज ये परंपरा कितनी प्रासंगिक है। इस पर आप हमारे दर्शकों को प्रकाश डालने की कृपा करिएगा। हाँ रूपेश जी, मुझे प्रसन्नता है आपके इस चैनल पर काशी की शास्त्रार्थ की परंपरा पर चर्चा करते हुए। जी, मेरा जो YouTube का चैनल है उस पर काशी का शास्त्रार्थ एक लंबा वीडियो है जो काफ़ी देखा गया है। और वाद की जो परंपरा है वह शास्त्रार्थ की परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है, जिसको शास्त्रार्थ कहा गया 19वीं शताब्दी में, वह वैदिक काल से लगाकर और मध्यकाल तक 18वीं शताब्दी तक वाद ही उसको कहा जाता रहा है। जी, तो विद्वज्जनों में, ज्ञानियों में जो चर्चाएं होती थीं उनको वाद कहते थे। न्याय दर्शन में वाद, जल्प और वितंडा, ये 3 प्रकार कथा के बताए गए। तो जो बहसें होती थीं, विचार विमर्श होते थे ज्ञानी जनों में, जी, उनको वाद कहा जाता था। और वाद जब बहस का रूप ले लेता है कि 2 लोग आपस में एक अपने अपने पक्ष को लेकर के अपने पक्ष को श्रेष्ठ बताने के लिए बहस करते हैं, तो उसको प्राचीन काल में तो जल्प कहा गया, पर बाद में वाद शब्द ही उसके लिए भी आ गया। जी, तो जितने भी ज्ञान चर्चाएं हैं उनको वाद कहा गया। और यदि 2 पक्षों में बहस होती है अपने अपने पक्ष की विजय के लिए, जी, तो उसके लिए भी वाद शब्द का प्रयोग किया गया। और वाद को लेकर के संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए, उसकी सैद्धांतिकी को या उसकी थ्योरी को लेकर के। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कि वाद को लेकर, बहस को लेकर के बहुत बहस हुई है। वाद का स्वरूप और कैसे वाद करना चाहिए, कहाँ कैसे वाद होंगे, मतलब डिबेट्स या बहसें कैसे होंगी, इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हमारे ज्ञानी जनों ने किया है। जी, और काशी का भी उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ वैदिक काल से ही ब्रह्म सभाएं, ब्रह्मोद्य जिनको कहते हैं, जी, वो हुआ करती थी। उसमें ज्ञानी जनों में चर्चाएं हुआ करती थी। तो मिथिला यद्यपि बहुत बड़ा केंद्र था वैदिक काल में, जहाँ जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी और अनेक ब्रह्मज्ञानियों का आपस में विचार विमर्श हुआ, और उसको वाद प्रकरण या संवाद प्रकरण भी शंकराचार्य ने उसको कहा है। जी, तो ये परंपरा काशी में जो ज्ञान के बड़े केंद्र रहे हैं उनमें वाद की परंपराएं फलती फूलती रही हैं। वैदिक काल में दिवोदास यहाँ राजा राज्य करते थे और अनेक विद्वानों का आना जाना काशी में रहा है। वेदों में इस नगरी का उल्लेख मिलता है, प्राचीन नगरी है। जी, और यहाँ ज्ञान की परंपराएं फलती फूलती रही हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान की परंपराओं का विकास होगा वहाँ वाद की परंपराएं उसी के साथ फलेंगी फूलेंगी। आगे चल कर के यहाँ काशी में जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वो बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते रहे। उसका प्राचीन एक उल्लेख मिलता है कि बिल्हण कवि यहाँ कश्मीर से चल कर के आए। वो बड़े पंडित भी थे और महान कवि भी थे अपने समय के, और वे शास्त्रार्थ करते हुए घूम रहे थे। काशी में भी आए और यहाँ के अनेक पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। यह 12वीं-13वीं शताब्दी के महाकाव्य, उनका जो विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। और सारे भारत में वो शास्त्रार्थ करते हुए, जिसको कि वाद कहा जाता है, वो करते हुए घूम रहे थे। तो काशी में भी उनका आना हुआ।
तो काशी बड़े बड़े पंडितों को आकर्षित करती थी। प्राचीन काल से ही यहाँ दूर दूर के देशों से और आसपास के गांवों से भी विद्या अध्ययन के लिए लोग आते रहे हैं। यहाँ नागेश भट्ट जैसे बड़े व्याकरण के ज्ञानी पंडित वो यहाँ पर आए, अनेक शास्त्रज्ञ यहाँ आते रहे। तो उनके साथ में वाद की परंपराएं भी यहाँ फलती फूलती रहीं। और फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद यहाँ कई बार आए, उनका सनातनी पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। और दयानंद के समय ही वाद के लिए शास्त्रार्थ यह शब्द विशेष रूप से रूढ़ हो गया, तो जिसको प्राचीन काल में वाद कहा गया है उसको फिर हम आजकल शास्त्रार्थ कहते हैं। और काशी में शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत फलती फूलती रही है। अभी भी यहाँ खूब शास्त्रार्थ होते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालयों में और अन्य संस्थाओं में छात्रों के बीच शास्त्रार्थ कराया जाता है, कार्यक्रमों में शास्त्रार्थ रखा जाता है। तो यहाँ प्राचीन काल से, वैदिक काल से लगा करके आज तक वाद की या शास्त्रार्थ की परंपरा निरंतर बनी रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी गुरुदेव, आप निश्चित रूप से जिस तरीके से इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को बताएं, उनकी जिज्ञासा काशी की शास्त्रार्थ परंपरा को लेकर के शांत हो गई होगी। गुरुदेव, अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुप्रयोगात्मक पक्षों का काशी किस प्रकार साक्ष्य रहा है? भारतीय ज्ञान परंपराएं चूंकि यहाँ विकसित होती रही हैं जी, और कर्मकांड उसके साथ निरंतर काशी में विकसित हुआ है, यज्ञ होते रहे हैं यहाँ, और 19वीं शताब्दी तक अनेक यज्ञ यहाँ किए जाते रहे। तो गंगाधर शास्त्री ने सोमयाग कराया था। कोई सज्जन थे जो देखना चाहते थे कि सोमयाग कैसे होता है। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में जिस प्रकार से याग, वैदिक यज्ञ होते थे, उस प्रकार से आधुनिक काल तक यहाँ यज्ञ किए जाते रहे हैं। यह एक अनुप्रयोगात्मक पक्ष है। ज्योतिष यहाँ बहुत विकसित रहा और अनेक बड़े बड़े ज्योतिषी यहाँ हुए। तो बापूदेव शास्त्री और उनके शिष्य सुधाकर शास्त्री, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ज्योतिषी यहाँ हुए 20वीं शताब्दी में। तो प्राचीन काल से लगा करके और आधुनिक काल तक ये जो अनुप्रयोगात्मक शास्त्र हैं हमारी शास्त्र परंपरा में जी, ये काशी में बहुत विकसित हुए और काशी का बड़ा योगदान है इस प्रकार की विद्याओं का, इस प्रकार के विज्ञानों के विकास में। जी गुरुदेव, आधुनिक विकास और पर्यटन के प्रभाव से काशी के पारंपरिक स्वरूप में क्या परिवर्तन आ रहा है? सर्वत्र ही कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं उनमें एक रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, तो धार्मिक पर्यटन वो एक उद्योग में धीरे धीरे परिणत हो रहा है। व्यावसायिक दृष्टि उसमें आती जा रही है। जी, तो तीर्थ यात्रा जो पहले करते थे वो पैदल जाते थे, केवल श्रद्धा भाव अपने साथ लेकर के जाते थे, बिना किसी साधन के जाते थे। और निर्धन लोग, दीन दुखी जनता वहाँ तीर्थ स्थानों में सुकून पाती थी, विश्रांति पाती थी। अब यहाँ पैसे का खर्च का खेल हो गया है और एक कमर्शियलाइजेशन जो व्यवसायीकरण है और बाजारवाद है, उसका प्रभाव धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। यह भी दृष्टि रहती है कि इनको एक पर्यटन उद्योग के रूप में इनका उपयोग किया जाए। तो यह जो बाजारवाद और उपभोक्तावाद है, इसका असर हमारे तीर्थ स्थानों पर आया है और यह सभी तीर्थ स्थानों में अब यह बात देखने को मिलती है। ये आधुनिकता का यह जो दौर है और इसमें जो अंधी दौड़ है, उसमें धर्म को भी इस रूप में उपयोग किया जा रहा है। काशी के साथ भी यह हुआ है, अनेक तीर्थ स्थानों के साथ ऐसा हम देखते हैं। गुरुदेव, काशी से आपका व्यक्तिगत संबंध रहा है, और क्या कोई ऐसा अनुभव जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? काशी में कई बार आता रहा हूँ। जब मैं शोध छात्र था तब यहाँ शोध कार्य के सिलसिले में कई बार यहाँ आया और मेरे लिए सबसे सुखद अनुभव ये रहा है कि यहाँ के जो प्राचीन पोथी खाने हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं, हस्तलिखित ग्रंथों के भांडागार हैं, उनका मैंने उपयोग किया। तो यहाँ गोयन का पुस्तकालय हुआ करता था, उसमें अनेक दुर्लभ ग्रंथ हैं और उनका मैंने अवलोकन किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं कई बार गया शोध कार्य के सिलसिले में, उसके पुस्तकालय का भी मैंने उपयोग किया। तो मेरे लिए सुखद अनुभव रहा है और यह विचारणीय समस्या है कि जो हमारे हस्तलिखित ग्रंथागार हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा नहीं की जा रही है और पांडुलिपियों का लेखा जोखा, उनका डॉक्यूमेंटेशन बराबर किया जाए,
जो दुर्लभ पोथियां हैं वो कहीं गायब तो नहीं हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गोयनका पुस्तकालय के बारे में बताया गया कि अब वह उपलब्ध नहीं है और वहाँ उस स्थान पर अब वहाँ वो नहीं है। यह तो चिंतनीय बात है, यह देश की बड़ी धरोहर है। बहुत सारी अत्यंत प्राचीन दुर्लभ पुस्तकें वहाँ हैं, जिनको कि बचा करके रखना चाहिए, उनका डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए, उनको भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। काशी से बहुत पत्रिकाएं निकली संस्कृत में, वो अब लुप्त हो चुकी हैं, और ऐसी पत्रिकाएं निकली जिनमें कि आज़ादी के आंदोलन में जिनका बड़ा योगदान था, संस्कृत में ऐसी पत्रिकाएं निकली, उनका बड़ा इतिहास मिलता है कि रातों रात छपती थी और सुबह 5 बजे से उनको बांट दिया जाता था, फिर उनके छापने वाले संपादक अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो उन पत्रिकाओं के नाम मिलते हैं। अब वे सब लुप्त हो चुकी हैं, हमने बचा करके नहीं रखा। जो काशी की बड़ी निधि थी, यहाँ का इस प्रकार का बहुत सा साहित्य जो है वह लुप्त हो गया है। यहाँ कई पत्रिकाएं इस प्रकार की निकली, तो यह जो लुप्त ज्ञान की धरोहर है काशी में थी, उसको बचा करके रखना चाहिए। अभी भी जो प्राप्त हो सकती है, जिसका अभी भी संरक्षण किया जा सकता है, पुनरुद्धार किया जा सकता है, उसको बचा करके रखना चाहिए। लेकिन उस समय आज से लगभग 60 साल पहले, 1955 56 साल 57 साल पहले 1970-71 में मैं यहाँ आया, और भी सुखद अनुभव मेरे लिए रहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग में, भाषा विज्ञान तथा आधुनिक भाषा विभाग उस समय यहाँ बना था, उसमें पंडित विद्यानिवास मिश्र विभागाध्यक्ष थे, और उन्होंने कार्यशाला एक कराई यहाँ पर शरद सत्र के नाम से। उसमें मैं शोध छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ, और मुझे उसमें क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय, जो 20वीं शताब्दी के संस्कृत जगत की बड़ी विभूति हैं, बाबूराम सक्सेना और हरदेव बाहरी, जो बड़े कोशकार हैं हिंदी के, ऐसे कई विद्वानों के व्याख्यान सुनने को मिले। मेरे लिए बड़ा लाभ रहा वह उस कार्यशाला में उपस्थित होना, और भाषा विज्ञान की मैंने उसमें उसके द्वारा दक्षता प्राप्त की, और विद्यानिवास मिश्र जी के व्यक्तित्व से साक्षात्कार मैंने किया, वहाँ पर उनके व्याख्यान भी सुने। तो काशी में इस प्रकार के कई अनुभव मेरे रहे हैं। बाद में तो व्याख्यान देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया जाता रहा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और काशी विद्यापीठ में भी, सभाओं में, मीटिंग्स में और व्याख्यानों में, संगोष्ठियों में कई बार आता रहा। तो काशी मेरे लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही है, एक ज्ञान नगरी के रूप में, और यहाँ आना मेरे लिए सदैव एक ज्ञान नगरी में तीर्थ अटन करने के जैसा अनुभव रहा है। विद्या नगरी में मैं इस भावना से आता हूँ कि सरस्वती की उपासना आकर के यहाँ मेरे लिए होती है। जी गुरुदेव, आपकी दृष्टि में काशी केवल एक भौगोलिक स्थान है या एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है? इस पर गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को। काशी को मैं भौगोलिक स्थान मात्र नहीं मानता हूँ, यह तो देश की सांस्कृतिक विरासत की बड़ी थाती को संभाले हुए है, और यह एक धार्मिक तीर्थ स्थल तो है ही, लेकिन एक यह आध्यात्मिक चेतना का बड़ा केंद्र है, और इसीलिए माना जाता है कि शिव के त्रिशूल पर यह काशी टिकी हुई है, और यह किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है। प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है। हरिश्चंद्र ने जब सारी पृथ्वी दान में दे दी, तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम काशी में रहेंगे, क्योंकि वो किसी की राजा के राज्य में नहीं आती, वहाँ शंकर ही राजा हैं। तो इसलिए काशी किसी के अधिकार में नहीं है, किसी राजा के अधिकार में नहीं, वहाँ तो केवल शंकर ही उस पर राज्य करते हैं, यह माना जाता रहा है। उस नाते यहाँ पर सदैव आध्यात्मिक चेतना प्रधान रही है, इस रूप में इस नगरी को देखा जाता रहा है। इसीलिए यहाँ देश देश से जो संत हैं, ज्ञानी जन हैं, वे यहाँ पर आकर के बसते रहे हैं, और अध्यात्म साधना की, तंत्र की, तांत्रिक साधना की साधकों के लिए भी यह बड़ा आकर्षण यह नगरी रही है। तो मैं इसको आध्यात्मिक चेतना के एक प्रतीक के रूप में काशी को विशेष रूप से देखता हूँ। जी गुरुदेव, विगत 20 से 25 वर्षों के वर्तमान दौर में संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य में क्या विकास हुआ है? संस्कृत की ज्ञान परंपराएं निरंतर विकसित होती रही हैं, और विद्याओं की संख्या बढ़ती रही है। संस्कृत में आरंभ में एक ही विद्या थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 14 हो गई, 14 विद्याएं हो जाती हैं। आगे चल कर के 20, आगे चल कर के 32 विद्याएं हो जाती हैं, जो शुक्राचार्य ने 32 विद्याओं का वर्णन किया है। तो उसमें ज्ञान की सारी धरोहर हम
गुरुकुलों में अलग अलग विद्याएं पढ़ा करके संचित करते रहे हैं। तो काशी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इन विद्याओं के संवर्धन में, क्योंकि सारे देश से यहाँ गुरुजनों से अध्ययन करने के लिए छात्र आते रहे हैं, गरीब छात्र यहाँ आते रहे हैं और दिन भर अपने घर में रह कर के काशी के गुरुजन पढ़ाते रहते हैं। अपने आप में काशी में कई छोटे छोटे विश्वविद्यालय हर घर में चल रहे हैं, विद्यापीठ बन गए हैं। इस तरह की यह अद्भुत नगरी हुआ करती थी और हमारी विश्वविद्यालय की परिकल्पना यही रही है कि गुरु अपने घर में बैठे हुए हैं, वहीं उनका विश्वविद्यालय वो स्वयं चलती फिरती लाइब्रेरी है, चलते फिरते ज्ञान कोश वे हैं, सारे शास्त्र उनके भीतर हैं और शिष्य उनके पास जा रहे हैं, वो दिन भर पढ़ा रहे हैं, उन्मुक्त बिना किसी शुल्क के वो विद्या का वितरण कर रहे हैं। तो हर घर एक विश्वविद्यालय बन जाता है काशी का, जहाँ बापूदेव शास्त्री जैसे, जहाँ शिव कुमार शास्त्री जैसे, गंगाधर शास्त्री जैसे पंडित यहाँ रहते रहे हैं। उसके पहले भी बड़े बड़े पंडित यहाँ रहते रहे हैं। नागेश भट्ट यहाँ उसके पहले आए और भी बड़े पंडित यहाँ प्राचीन काल से आते रहे हैं। तो यह मोतीचंद्र ने काशी का इतिहास लिखा है, उसमें विशेष रूप से सारी जानकारियाँ देखी जा सकती हैं। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इस पर काम किया है, तो उन्होंने अपने ग्रंथों में यह सारे ऐतिहासिक प्रमाण दिए हैं कि किस प्रकार से काशी प्राचीन काल से विद्या नगरी रही है और यहाँ अलग अलग विद्याएं विकसित होती रहीं। विशेष रूप से ज्योतिष का विकास यहाँ बहुत हुआ और न्याय दर्शन यहाँ पर बहुत पल्लवित हुआ। फिर व्याकरण के भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ होते रहे और न्याय दर्शन को, व्याकरण दर्शन को तथा ज्योतिष को वैश्विक स्तर पर जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है उसकी परंपराओं से यहाँ जोड़ा गया। विशेष रूप से जब ये क्वींस कॉलेज बना और संस्कृत कॉलेज बना, उसमें विदेशी लोग भी आए और उसमें डॉक्टर वेनिस प्राचार्य रहे, दूसरे लोग वहाँ प्राचार्य रहे जो कि यूरोप के विद्वान थे। तो उनसे आदान प्रदान हुआ हमारी विद्याओं का और उनकी विद्याओं का भी, पंडितों ने कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से एक वैश्विक संवाद हुआ भारतीय ज्ञान परंपराओं का। उसमें काशी का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यह औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों के शासनकाल में काशी का यूरोप के ज्ञान परंपराओं से साक्षात्कार हुआ। यहाँ बेकन की किताब का संस्कृत में अनुवाद हुआ, मनोविज्ञान की किताबों का यहाँ संस्कृत में अनुवाद हुआ, पंडितों ने यूरोप की कई किताबों के अनुवाद यहाँ किए, इंग्लैंडीय व्याकरण सार यहाँ लिखा गया, अंग्रेजी की ग्रामर संस्कृत में लिखी गई और बापूदेव शास्त्री ने ट्रिग्नोमेट्री पर त्रिकोणमिति नाम से संस्कृत में किताब लिखी। तो काशी का बड़ा योगदान यह है कि जो प्राचीन शास्त्र परंपराएं हैं, ज्ञान विज्ञान की परंपराएं हैं, गणित की, ज्योतिष की, उनको विश्व में जो इस समय प्रगति हो रही है गणित में, ज्योतिष में, उससे जोड़ करके उन्होंने उसको अद्यतन भी बनाया और संस्कृत में उन पर ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। यह बड़ा योगदान काशी का रहा है। तुम्हारी ज्ञान मीमांसाओं के संवर्धन में, उनको अद्यतन बनाने में वैश्विक स्तर पर काशी का योगदान रहा है। गुरुदेव, आप आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश यही है कि जो हमारी शास्त्र परंपराएं हैं जो कि संस्कृत भाषा में सुरक्षित हैं, उनका मूल ग्रंथों के अध्ययन के साथ में वे ज्ञान प्राप्त करें और अनुवादों के माध्यम से ही केवल उनको न पढ़ें। अनुवादों की एक सीमा हुआ करती है, तो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके मूल ग्रंथों का अध्ययन करें और काशी इसके लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ अभी भी ऐसे गुरु हैं जो मूल ग्रंथ पढ़ा सकते हैं। जो मेधावी छात्र हैं, युवा विद्वान हैं, वे मूल ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करें और उन शास्त्रों को फिर आधुनिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास करें। तो जो भारतीय परंपराएं हैं ज्ञान मीमांसा की, उनका मूल रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए और उनको अद्यतन बनाया जाए। इस अभियान में युवा पीढ़ी सम्मिलित हो, यह मेरा युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। गुरुदेव, आपने अभी गुरु की बात करी। एक अच्छे गुरु की पहचान कोई कैसे कर पाए, इस पर आप दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। अच्छे गुरु की पहचान एक तो यह होती है कि वह सदैव ऐसे शिष्यों की कामना करता है जो उसकी ज्ञान परंपरा को उससे भी आगे ले जाएं और इतना संवर्धन उसका करें कि उसे लगे कि उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है। इतने तेजस्वी और उसकी ज्ञान परंपरा को अग्रसारित करने में उनका योगदान रहा है। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य वह पैदा करे और ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य उसके पास आते रहें, यह अच्छे गुरु की पहचान रही है।
अच्छा गुरु अभिभावक की तरह, पिता की तरह हुआ करता है अपने शिष्यों पर, और सदैव उनकी वृद्धि, उनका उन्नयन, अभ्युदय वह देखना चाहता है। और ऐसे गुरु काशी में मिलते रहे हैं और छात्र दूर दूर से उनसे अध्ययन के लिए आते रहे हैं। तो पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्, ज्ञान के क्षेत्र में अपने शिष्य से अपनी पराजय की कामना करेगी। हमारा शिष्य इतना बड़ा हो जाए कि हमको शास्त्रार्थ में वह हरा सके। तो ऐसे शिष्य यहाँ यहीं के पंडितों ने पैदा किए। पंडित बाल शास्त्री और गंगाधर शास्त्री पंडित बाल शास्त्री के शिष्य थे, जी। और दोनों में शास्त्रार्थ कहीं हुआ और उसमें शिष्य ने गुरु को हरा दिया, तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए। जी। तो ये इस तरह की अनेक परंपराएं आ रही। पंडित रामावतार शर्मा, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, उन्होंने अपने 2 गुरुओं को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, पंडित बाल शास्त्री और पंडित गंगाधर शास्त्री को भी। ये काशी के दिग्गज पंडित ये हुआ करते थे। तो ये जो गुरु और शिष्य का संबंध है, यह इतना अद्भुत अनोखा संबंध है कि शिष्य जो है वो हमसे आगे निकल जाए, यह कामना हर गुरु करता है, हर सच्चा गुरु करता है। और ये भावना जो सच्चे गुरु हैं उनके भीतर रही है, यह उनकी पहचान हुआ करती है। गुरुदेव, मालवीय जी के लिए 2 शब्द आपके लिए क्या रहे? मालवीय जी तो हमारे समय के ऋषि हैं और विश्व में उनके जैसी कोई विभूति नहीं है। उनकी यह सजीव विग्रह उनका हमारे सामने है, जो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। और ऐसा विश्वविद्यालय संसार में अन्य किसी ने नहीं बनाया, जो एक व्यक्ति के इस प्रकार के प्रयासों से बना हो, जो कि सारे भारत में उसके लिए घूमता रहा संग्रह करने के लिए, और कितना उनका उद्यम था इसके लिए, और कैसी अद्भुत संस्था उन्होंने बना करके दी है। और मालवीय जी हमारे समय के ऋषि हैं, इस रूप में हमारे लिए वे पूज्य हैं। गुरुदेव, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है, फिर भी आपने एक बार मेरे आग्रह करने पर आपने मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद।